हेलो बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल लेट्स क्रैक आईआईटी जाम पे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज अमित कुमार तिवारी एंड आई एम एन आईआईटी डीएलएमएनएस। और बात करें मैंने कौन कौन सा पेपर किस रैंक के साथ क्लियर किया है, तो उसकी लिस्ट तो आपके सामने है। इट इज जस्ट टू टेल यू कि जो भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं वो सब मैंने ठीक ठाक रैंक से क्लियर किए हुए हैं। ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं जियो साइंटिस्ट था फ्रॉम 2017 टू 2018। और उसके बाद मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया था एज साइंटिस्ट बी। एंड रिसेंटली आई हैव रिजाइंड ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और अपना वो पैशन जो पढ़ाने का है उसको फॉलो कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं आज के लेक्चर की कि हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें हम लोग लिगेंड की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात समझ जाएंगे। ये देख जाएंगे कि लिगेंड हमारे पेपर के टर्म में और हमें समझने की टर्म में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे आगे बढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो लिगेंड समझना कितना इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग इसे छोटा टॉपिक समझते हैं, लास्ट तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था और क्या चीजें हम लोग नहीं समझे थे। ठीक है, पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, जहां पे आप देख सकते हैं अपने लाइव टीचर को और उससे पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जहां पे छोटे से लेवल से लेके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक बिल्कुल स्ट्रक्चर करके ले जाया जाता है, सीढ़ी पर सीढ़ी पढ़ाया जाता है। ठीक, और उसके साथ ही आपको मिलती है लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, जहां पे आप अपनी औकात देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं और पेपर के लिए कैसे मुझे तैयारी करनी है वो भी देखा जा सकता है। और आपको मैं वैसे बता दूं, अगर आपको कभी भी ये जज करना है कि आप पेपर में कैसे परफॉर्म करोगे तो आपके लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अन अकेडमी ज्वाइन करने पे आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, यानी अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ टीचर्स, जहां पे आप अपने मनपसंद आप एन नंबर्स ऑफ टीचर्स का डेमो ले सकते हैं और अपने मनपसंद टीचर से जाके अपना मनपसंद टॉपिक पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, और अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप अन अकेडमी की फ्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप लोग अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टीचर्स ने जो थोड़े लाइव कोर्सेज पढ़ा रखे हैं वो फ्री में पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल कोर्सेज करके होता है एक, जहां पे आप जाके फ्री में आप हमारे लाइव लेक्चर देख सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। और प्लस सब्सक्रिप्शन का जो कॉस्ट है आईआईटी जाम के लिए वो आपके सामने है अलग अलग मंथ्स के हिसाब से, जैसे 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए इट इज जस्ट 10,000 और 24 मंथ्स के लिए इट इज जस्ट 12,000। ठीक है, पर आपको दिख रहा होगा कि वो काट के लिखा हुआ है वो 10% ऑफ। वो 10% ऑफ आपको तभी मिलेगा अगर आप लगाएंगे मेरा कोड अमित अस। अमित अस क्यों? बिकॉज माई नेम इज अमित एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। ठीक है, तो अमित अस कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा और आपका जो आईआईटी जैम का जो 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन है दैट विल बी 9,000 और 24 मंथ का जो है दैट विल बी 10,800 ओनली। ठीक है, विच इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो लेक्चर का मैंने आपके सामने पहले इंडेक्स रख दिया है। ठीक है, इंडेक्स में क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स के बारे में जानेंगे कि डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स का क्या मतलब होता है। फिर हम देखेंगे केलेशन का क्या मतलब होता है, ब्रिजिंग का क्या मतलब होता है। फिर हम डेंटिसिटी के हिसाब से लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे। फिर डेफिनेशन और पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स की और समझेंगे कि लिगेंड्स फ्लेक्सीडेंटेट कैसे होते हैं। फिर देखेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं और कब होते हैं। फिर हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड्स की बात करेंगे कि लिगेंड कौन सा ब्रिजिंग हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, वैसे होता तो मतलब ठीक है वो देखेंगे। और मिसलेनियस एग्जांपल जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक मतलब लिगेंड्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत ही यूनिक है और आपको बहुत हेल्प करेंगे चीजों को समझने में। ठीक है बच्चा, तो लेट्स स्टार्ट विद डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी का मतलब है डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हो, डेफिनेशन कॉपी पे लिख लो, लिखना चाहते हो कॉपी पे लेके जरूर बैठना, बिल्कुल लिखना है, बहुत ही गजब गजब चीजें पढ़ाऊंगा आज मैं। ठीक है, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स ऑफ अ लिगेंड पार्टिसिपेट इन लिंकेज फॉर्मेशन विद सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ लिगेंड। जान के मैं आपको वैसे बता दूं, मैं कोऑर्डिनेशन में जनरली वर्ड सेंट्रल मेटल आयन करता हूं। आगे चल के बायोकेमिस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो मेटल आयन वर्ड होकर सेंट्रल आयन हो जाता है, एटम भी हो सकता है। तो अभी उसके बारे में डरेंगे नहीं, बस सेंट्रल मेटल आयन वर्ड यूज करता रहूंगा। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक लिगेंड है, लिगेंड के पास बहुत सारी डोनर साइट है, ए
बी और सी। यहां पे आपका मेटल सेंटर है। अब ये लिगेंड के कितने एटम, कितने डोनर एटम मेटल को आके बाइट करते हैं, वो उसकी डेंसिटी। अगर अकेला ए बाइट करेगा तो डेंसिटी हो जाएगी 1। मैं यहां पे डेंसिटी हो जाएगी 1। अगर ए और बी दोनों करेंगे बाइट तो डेंसिटी हो जाएगी 2। ए और बी और सी तीनों बाइट करेंगे तो डेंसिटी हो जाएगी 3। वेरी सिंपल। मैं मेटल सेंटर हूं, एक बच्चा आया है, वो लिगेंड है। अब उसने मुझे काट लिया। अगर उसका एक दांत छपा तो भाई, क्योंकि वो एक ही इंटरेक्शन हुई, एक ही दांत से इंटरेक्शन हुई, तो बेसिकली डेंसिटी 1। अगर उसके दो दांत कट, दो दांत छप गए तो डेंसिटी 2। 3 3, और जितने दांत छपते जाएंगे उतनी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली मुझे काटना, मैं मेटल सेंटर, बच्चा लिगेंड। तो बच्चे ने मुझे काटा तो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन हुई। कितने एटम, एटम उसके दांत, जितने दांत उसके पे छपेंगे, ठीक, एक ही मेटल पे, एक ही मेटल पे, वो उसकी डेंसिटी। हाँ कि ना? तो बेसिकली एक ही मेटल होना चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल दूं, इस मेटल, ये लिगेंड है, लिगेंड के ए ने इसे डोनेट किया, बी ने एम डैश को डोनेट किया, तो लिगेंड की डेंसिटी कितनी हुई? तो वो हर मेटल के हिसाब से देखी जाती है। इस मेटल के हिसाब से भी डेंसिटी 1 है, इस मेटल के हिसाब से भी डेंसिटी 1 है। क्यों? क्योंकि इस लिगेंड के कितने एटम ने एम के साथ बाइंड किया है? 1। इस लिगेंड के कितने एटम ने एम डैश के साथ बाइंड किया है? बी। तो दोनों के लिए डेंसिटी 1 है। और ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वो आगे चल के बोलेंगे। ठीक है, चलो। और फिर एक वर्ड आता है केलेशन। केलेशन का मतलब क्या है कि अगर इफ देयर आर मोर देन 2 डोनर साइट्स, मतलब ये किसके लिए वैलिड है? ये केलेशन वर्ड किसके लिए वैलिड है? डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। डेंसिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तभी केलेशन आएगा, वरना केलेशन आ ही नहीं सकता। ठीक, तो मान लो मैंने एक मेटल लिगेंड लिया और यहां पे मैंने एक लिगेंड ले लिया NH2, ये इथाइलिन NH2, ऐसे करके मैंने एक लिगेंड ले लिया। अब ये दोनों डोनर एटम है ना? अब जब ये इसके साथ ऐसे बाइंड करेंगे, अगर जब इसके साथ ऐसे बाइंड करेंगे तो आप देखोगे एक रिंग बनी। रिंग कौन सी? एक, ये कितने मेंबर्ड रिंग बनी जरा बताओ? तो ये बनी है 5 मेंबर्ड रिंग। इसी को बोलते हैं केलेशन। क्या बोलते हैं? केलेशन। टेंडेंसी ऑफ रिंग रिंग फॉर्मेशन, मतलब सॉरी, द रिंग फॉर्मेशन को ही केलेशन बोलते हैं। तो जब भी कभी दो या दो से ज्यादा एटम एक ही लिगेंड के एक मेटल के साथ जुड़ेंगे, वो हमेशा रिंग फॉर्मेशन करेंगे, और इस रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी को बोलते हैं केलेशन। इतनी सी बात चलेगी कि नहीं चलेगी? जल्दी बताओ बच्चा, कि जब एक ही लिगेंड के दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ेंगे तो रिंग फॉर्मेशन होगी, और जो रिंग फॉर्मेशन होगी उसी को बोलते हैं केलेशन। ठीक है बच्चा? और ये कब वैलिड है? जब डेंसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि एक एटम बाइंड करके कभी रिंग नहीं बना सकता। और ब्रिजिंग, ब्रिजिंग का मतलब वही है जो मैंने अभी समझा। मान लो ये लिगेंड है, ये लिगेंड M और M डैश के साथ जुड़ता है, ये लिगेंड M और M डैश के साथ जुड़ता है। अगर ये लिगेंड अकेला, एक ही लिगेंड, उसके डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं, सेम एटम्स भी हो सकते हैं, डज नॉट मैटर, मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। एक ही लिगेंड जब दो एटम के साथ जुड़ता है तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिजिंग। तो क्या इसके लिए बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट होने की आवश्यकता है? आवश्यकता है। तो देखते हैं। तो हमने ये पढ़ाई है, B2H6 हमने पढ़ाई है। हाँ कि ना? ये ब्रिजिंग है कि नहीं? ये हाइड्रोजन ब्रिजिंग करता है कि नहीं करता है? हाँ, भले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिजिंग है पर ब्रिजिंग तो करता है ना। ठीक है, तो बाद में आप देखोगे ब्रिजिंग को दो तरह से बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो बात की बात है, वो बात की बात है। पर ब्रिजिंग कोई भी कर सकता है, एनी लिगेंड। इसके ऊपर डेंसिटी का कोई वो नहीं है कि लिगेंड के पास डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 कितनी होनी चाहिए। इट इज नॉट अ मैटर फॉर लोन पेयर कितने होने चाहिए, 1 2 3, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई भी लिगेंड आके ब्रिजिंग का काम कर सकता है, अगर स्ट्रेन्स वगैरह ये सब उसको अलाउ करती है। ठीक है, तो ब्रिजिंग कोई भी कर सकता है, बस ब्रिजिंग करने की कंडीशन क्या हो? दो अलग अलग सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हो, दैट इज ब्रिजिंग। हाँ कि ना? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने उस डेंसिटी के हिसाब से, कि डेंसिटी 1 है, 2 है, 3 है, या 2 से ज्यादा है, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने उसको, उसकी लिगेंड्स को बांटा है। तो जो मोनोडेंटेट है, तो जो मोनोडेंटेट है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1। मोनोडेंटेट के लिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1, डाइडेंटेट के लिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2। डाई को कभी कभी बाई वर्ड भी यूज कर लेते हैं, बाई जनरली यूज करते हैं, कभी डाई भी कर लेते हैं।
मल्टी डेंटेट के लिए डेंसिटी इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। ठीक, मल्टी डेंटेट के लिए डेंसिटी इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बच्चा, तो ये बात आपको समझ में आएगी। 2 से मतलब 3 4 5 6, यानी जैसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब मल्टी डेंटेट में रखते हैं। मैंने ऐसे क्यों बांटा, ऐसे इसलिए बांटा, वो आपको भी समझ में आएगा, जस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, मोनोडेंटेट, ठीक, डाइडेंटेट को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। या तो वो केलेटिंग हो सकता है, केलेटिंग मतलब वो केलेशन भी कर सकता है, और ब्रिजिंग तो हर कोई कर सकता है, तो ब्रिजिंग तो ये कर ही सकता है। ठीक, वो कैलेशन भी कर सकता है प्लस ब्रिजिंग भी कर सकता है। और एक हिस्सा मैंने सिर्फ ब्रिजिंग में बांटा कि ये सिर्फ ब्रिजिंग कर सकता है, कैलेशन नहीं कर सकता, कैलेशन नहीं कर सकता। ये कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं डाइडेंटेट जो ब्रिजिंग कर सकते हैं पर कैलेशन नहीं करते, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो मिसलेनियस एग्जांपल है वो इसी के लिए है, गजब बातों के लिए। ठीक है, और मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेट दोनों काम कर सकता है, कैलेशन भी। मल्टीडेंटेट हमेशा ब्रिजिंग कर सकता है, ब्रिजिंग तो हर कोई कर सकता है, और कैलेशन भी कर सकता है। ठीक है बच्चा, ये बात जरा ध्यान से देखना। और केलेटिंग लिगेंड को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। मतलब अगर सेम एटम हो, मतलब अगर इक्विवेलेंट एटम हो, सेम एटम वर्ड गलत है, अगर इक्विवेलेंट एटम्स हो, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल, अगर इक्विवेलेंट ना हो तो वो नॉन सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। अगर मैं बात करूं मोनोडेंटेट लिगेंड्स की, तो जिनकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी 1 होती है। तो ये सब मैंने इस तरफ मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रखे हैं, ठीक, इस तरफ मैंने एनायंस रखे हैं, और ये उनका नाम रखा है। जब आप लिगेंड में उसे यूज करोगे तो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये सब मोनोडेंटेट का काम करेंगे, है ना। तो पर आपको जब दिक्कत आती है, आपको आती है यहाँ सीओ, ये साइनाइड, ये सब, इनमें तो दोनों डोनर है। जैसे साइनाइड की बात करूं तो ये दोनों डोनर एटम है, ये कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, हाँ कि ना, है ना। तो फिर ये बाइडेंटेट क्यों नहीं, ये बाइडेंटेट क्यों नहीं, मोनोडेंटेट क्यों? पहली बात, अगर ये मेटल के साथ जुड़ेंगे दोनों ऐसे, है ना, अगर ये जुड़ते हैं तो ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे जो स्टेबल नहीं होगी। तो जनरली इसीलिए इन दोनों में से एक ही करता है। अगर दोनों डोनेटेबल है, पहली बात तो दोनों डोनेटेबल होने चाहिए। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड का, सीओ, तो ऑक्सीजन कभी भी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा इन एनी केस। कार्बन मोनोऑक्साइड में कभी भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा इन एनी केस। क्यों? ये मैं जब आपको एमओटी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्यों। क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो बहुत ही कम एनर्जी के होते हैं और कार्बन के हाई एनर्जी के होते हैं। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप अच्छा खासा होता है, इसीलिए ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो कौन पर साइनाइड में तो नाइट्रोजन भी कर सकता है और कार्बन भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है और कार्बन भी कर सकता है। तो ये इनकी एक अलग कैटेगरी आती है, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी के लिए जो समझने के लिए याद रख लो कि कार्बन, तो हमें कैसे याद रखना है कि वो जो ऑक्सीजन है वो डोनर होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, याद रखना, ऑक्सीजन के साथ कभी भी कार्बन लगा हो और कार्बन पे लोन पेयर हो, कार्बन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं करेगा। हाँ, अगर इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नाइट्रोजन है तो जैसे एनओ में, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा। पर कभी भी कार्बन या कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होगा ऑक्सीजन के साथ तो वो डोनेट नहीं करेगा इन एनी केस। ऐसा क्यों होता है वो हम एमओटी से देखेंगे बच्चा, वो हम एमओटी जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन की बेसिकली दोनों से डोनेट करने के लिए जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो वो कम होने की वजह से वो दोनों डोनेट कर सकते हैं। पर कार्बन मोनोऑक्साइड में सी बहुत ऊपर होता है, ऑक्सीजन की एनर्जी बहुत कम होती है, तो कार्बन तो डोनेट कर देता है पर ऑक्सीजन बहुत नीचे होने की वजह से डोनेट नहीं कर पाता है, बहुत नीचे होने की वजह से डोनेट नहीं कर पाता है। ठीक, तो फिर से मैं याद करा देता हूं कि हमें क्या याद रखना है। यहां से हमें याद रखना है कि अगर कभी भी कार्बन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो इस, तो ये कभी भी नेवर डोनेट्स इट लोन, नेवर डोनेट इट्स लोन पेयर, हाँ कि ना। तो ऑक्सीजन कभी डोनेट नहीं करेगा। क्या एनओ में करेगा? एनओ में नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। सीएस में बिल्कुल कार्बन और सल्फर है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, कार्बन भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे साइनाइड में कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, हाँ कि ना। वो हम देखेंगे उनकी कैटेगरी क्या होती है, ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे पास। ठीक है, तो
ये देखो जैसे साइनाइड यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेट करा दिया, पर साइनेटो में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो कभी नाइट्रोजन से भी हो सकता है, कभी ऑक्सीजन से भी हो सकता है। पर कभी भी आपके साथ में ऑक्सीजन लगा मिलेगा आपको, आप ऑक्सीजन को कार्बन या कार्बन के साथ में, कार्बन या कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ में लगेगा, तो ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं करेगा। ठीक, तो हमने दो चीजें सीखी। पहली बात, ये बाइडेंटेट का काम क्यों नहीं करते, क्योंकि 3 मेंबर रिंग बहुत ही अनस्टेबल होती है। दूसरी बात, हम लोग उसकी बात क्यों नहीं करते, दूसरी बात कि ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं करेगा जब वो कार्बन या उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ेगा। ज्यादा के साथ जुड़ेगा तो वो दोनों कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो जैसे हम एनओ में पढ़ते हैं, कभी ओ एनओ या एनओ, है ना। जैसे यहाँ पे हम NO2 माइनस में पढ़ते हैं ओ एनओ, ओ नाइट्राइटो या एन नाइट्राइटो, मतलब नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। एनसी में साइनाइड भी होता है, नाइट्रोजन भी डोनर हो सकता है, कार्बन कार्बन भी डोनर हो सकता है। तो दोनों अपने अपने केस है। ठीक है, तो अभी याद रखने के लिए मैंने क्या बोला है आपको, याद रखने के लिए सिर्फ ये बोला कि जब भी कभी कार्बन ऑक्सीजन कभी कार्बन या उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन कभी इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट करेगा, वही जो डोनर एटम्स होंगे वो डोनेट करेंगे, बशर्ते उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कैटायंस रखे, यहाँ पे मैंने अनायंस रखे हैं, है ना। तो जो कैटायंस हैं, तो दो ही कैटायन है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं एज अ लिगेंड। जनरली पहले सोचा जाता था कि कैटायन कभी लिगेंड की तरह काम कर नहीं सकते, पर NO प्लस और ये वाले, ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों मेटल सेंटर को डोनेट कर सकते हैं और एक ही एक एटम कर रहा है, इसलिए मोनोडेंटेट होते हैं। तो ये दो कैटायंस भी हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ध्यान से याद रखना है। अब इसके बाद बारी आती है बाइडेंटेट लिगेंड्स की। तो बाइडेंटेट लिगेंड्स को मैंने कैसे बांट रखा है, एक एब्रीवेशन वर्ड भी दे रखा है, एब्रीवेशन याद रखनी है। क्यों, क्योंकि जनरली एब्रीवेशन यूज होती है, तो यहाँ तो है नहीं, आगे चल के आएगी। कार्बोनेटो, नाम देख लो ना, नाम, ये सारी लिस्ट लिखनी है, एक एक इंपॉर्टेंट लिगेंड है तभी बनाया। तो आप लोगों को ये जो भी है ना, ये ध्यान से लिखना है। अभी देख लो, इसको रोक के लिख लेना, देख लो रोक के लिख लेना, देख लो रोक के लिख लेना, ठीक है। ये लिखने हैं सारे, है ना। नेक्स्ट, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर इनकी कार्बोक्सिलाइड, तो ये इथिलीन डाइअमीन, ये देख लो, ये याद रख लो। तो कभी भी जो CH2 ट्वाइस, इधर भी NH2, इधर भी NH2, इसको बोला जाता है इथाइलिन, इथाइलिन। और ये हो गया डाइअमीन, और इसका रिप्रेजेंट हो जाता है EN से, और दोनों के नाइट्रोजन डोनर्स है EN से, तो इसको आप EN लिखते हैं। ठीक, तो ये देख लो जल्दी, इथिलीन डाइअमीन को, और जहां पे स्टार लगा हुआ है वो डोनर एटम्स है। नेक्स्ट, प्रोपलीन डाइअमीन, ध्यान से देखो, उसको PN लिख रहा हूं, प्रोपलीन डाइअमीन। तो प्रोपलीन कब बोलेंगे, हमेशा याद रखो, ये जो ईन वाला कंसेप्ट है ना, ये ईन वाला कंसेप्ट तभी लगेगा अगर ये NH2 दोनों विसिनल है, वरना ईन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, वरना वो अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए हमने जो याद रखा, प्रोपाइलिन डाइअमीन, वो CH2 दोनों NH2 पास में, और एक CH3 इधर लग गया, फिर इधर भी CH लगा दिया, और CH3 इधर लग गया, तो ये ब्यूटाइलिन डाइअमीन, क्योंकि 4 कार्बन हो गए। ठीक, और विसिलन पे NH2 लगे तो ईन का कंसेप्ट लगेगा, तो ये ब्यूटाइलिन डाइअमीन, ब्यूटाइलिन डाइअमीन। और और यहाँ पे BN लिखा जाता है, इसे BN लिखा जाता है, और यहाँ पे इसे PN लिखा जाता है, प्रोपाइलिन डाइअमीन को। ठीक है, मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आइसोब्यूटाइलिन डाइअमीन, देख लो, ये जनरली यूज नहीं होता, यूज होता है ये TN और TMD। ठीक, तो आप अगर प्रोपाइलिन डाइअमीन को देखोगे तो वो ऐसा है, दिस इज प्रोपाइलिन डाइअमीन। क्यों, ईन का कंसेप्ट क्यों लगा यहाँ पे, ईन का कंसेप्ट क्यों लगा, जल्दी बताओ। क्योंकि ये दोनों वेसिनल थे, पर क्या ये दोनों, ये नाइट्रोजन दोनों वेसिनल है, नहीं वेसिनल है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है ट्राईमिथाइलिन। क्या बोला जाता है, ट्राईमिथाइलिन डाइअमीन, इसीलिए इसे TN यूज किया। तो ये वर्ड जो है वो लिख लेना, और ये बाद में आइसोमर्स में यूज होता है, ये इसका आइसोमर है, लिगेंड आइसोमेरिज्म में यूज होगा, और इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, तब हम इसकी बात करेंगे। PN और TN दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों अलग अलग लिख के समझ लो कि PN कौन है और TN कौन है, PN कौन है और TN कौन है। ठीक है, अब ये ग्लाइसिनेटो, ठीक है, ग्लाइसिन पता है आपको, तो ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दोनों डोनर हो सकते हैं। ठीक, अब ये, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सी क्यूनिल, यहाँ पे OH होता है तो हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन हो जाता है, क्यूनिलेटो हो जाता है जब H हट जाता है। ठीक, तो ये H ऑक्साइन लिखने का मतलब है जब OH के साथ है, ऑक्साइन हम लिखते हैं जब OH के साथ नहीं, तो ये दोनों मेटल के साथ जुड़ सकते हैं, तो ये बाइडेंटेट हो गया। डाई DMG, है ना। तो जनरली ये OH के साथ जब होता है, OH के साथ होता है तो H2DMG बोलते हैं, और जब OH हट जाता है तो ये, हाँ, मतलब हम इसको ऐसे HDMG के रूप में जनरली लिगेंड के यूज करते हैं। तो निकल DMG का कॉम्प्लेक्स तो हमने खूब सुना है, एयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है ना, तो वो यहीं से बनता है ना।
चलो नेक्स्ट। ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, याद कर लो। बाइपिरिडीन, बाइपिरिडीन ये जो दो दो से जुड़ा हुआ है, टू टू बाइपिरिडीन, टू टू डैश बाइपिरिडीन, ये मेटल के साथ जुड़ता है। ठीक, बाइपिरिडाइल, इसको बीवाई पीवाई भी लिखते हैं और इसको बीपीवाई भी लिखते हैं, तो दोनों देख लेना एक बार। अगर कभी डीपीवाई भी लिखा हो तो डरना नहीं, पुराना यूज किया जाता था। ठीक है, और फिनेंथ्रोलिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बाई डोनर है, ये भी बाई डोनर है, बस बड़ा है इसके। तो फिर बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लूँ तो ये फिनेंथ्रोलिन बन गया। ठीक है, तो वही है, तो देख लो कैसे बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड्स लिख के लेकर आया हूँ। और ये डायर्स, ये तो नेट के पेपर में आया था, डायर्स के बारे में। ठीक है, तो आपको डायर्स पता होना चाहिए क्या होता है डायर्स। ठीक, आर्सेनिक यहाँ पे डोनर होगा मेटल, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है। ठीक है, वो बात की बात है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर वो सब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स में। अभी जो हमें देखना है वो यहाँ पे डायर्स ये होता है कि 2 मिथाइलिन और यहाँ पे फिनाइलिन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइडेंटेट। तो ये आ गया प्रोपेन ट्राइअमीन, कुछ नहीं, हर एक प्रोपेन पे क्या लगा दिया मैंने, NH2 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 लगा दिया। ठीक, और ये आता है डाइल है। अब ये डाइयन क्या है, ये ईएन का रिलेटिव है। ईएन क्या था, CH2 ट्वाइस NH2 और NH2, ये इथाइलिन डाइअमीन। अब अगर मैं ये NH2 हटा के यहाँ पे एक CH2 ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे 2 लिख लो और फिर से NH2 लिख दो, ये बन गया डाई इथाइलिन। ये इथाइलिन ग्रुप होता है, ये डाई इथाइलिन, और कितने अमीन हो गए, 3 अमीन हो गए, ट्राई अमीन, है ना। तो ये बन गया है बच्चों डाई एन, इसको बोलते हैं डाई एन, ईएन का भाई डाई एन। जितने जितने इथाइलिन बढ़ाते जाओगे उससे एक ज्यादा NH2 बढ़ता जाएगा, तो वो इसका, तो इसीलिए ट्राइडेंटेट हो गया, चलेगा। नेक्स्ट, टर्पेरिडीन। टर्पेरिडीन भी वही बाइपेरिडीन का भाई है, जैसे एक तरफ पहले यहां जोड़ा था बाइपेरिडीन ने, अब यहाँ पे एक और जोड़ लिया, तो इसे 2 2 डैश 2 डबल डैश टर्पेरिडीन बोलते हैं, टर्पी, ये देख लेना। हाँ, और ये है आपका बायोमोलिक्यूल्स में जो हम लोग अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं, सिस्टीन, वही सिस्टीन है, सिस्टीनेटो। तो दो यहाँ का भी ऑक्सीजन डोनर, ये सल्फर डोनर, ये नाइट्रोजन, ये ट्राइडेंटेट का काम कर सकता है। ठीक, सिमिलरली अगर आप देखो हिस्टीन, हिस्टीडीनेटो, हिस्टीडीन भी आपका क्या होता है, अमीनो एसिड ही होता है। ठीक, तो उसमें से अगर आप यहाँ से O माइनस निकाल दो, एक H निकाल दो, जनरली आप हिस्टिडीन इसे बोलते हो, और ये जब H निकाल दो तो इसको हिस्टिडीनेटो बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन डोनर हो सकता है, ये नाइट्रोजन डोनर होता है, ये नाइट्रोजन, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ड्यू टू ओरिएंटेशन। तो ये मेटल एक ट्राइडेंटेट की तरह काम कर सकता है। तो ये सब ट्राइडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो ये लिगेंड के बारे में क्या करना है, मुझे बस लिखना है और एक बार ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि पेपर में आते हैं, पेपर में, और सारे इंपॉर्टेंट लिगेंड में लिख के लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेना है ना, तो ये लिख लेना इसको। नेक्स्ट, टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में सबसे पहले आएगा ट्राइएन। ट्राइएन क्यों आएगा, ट्राइएन क्यों आएगा, जल्दी बताओ, ट्राइएन क्यों आएगा। बेसिकली वही CH2 ट्वाइस, CH2 ट्वाइस, CH2 ट्वाइस, 3 ट्राइथाइलिन डाइमीन, और टेट्रामीन, 4 अमीन हो गए, तो ट्राइएमीन। ठीक, इसी का ये आइसोमर है, लिगेंड आइसोमेरिज्म है, ये लिगेंड आइसोमर है। तो वो आपको याद रखना है, क्यों, बस इसमें फर्क है, इसमें 3 डिग्री अमीन है, ये ओपनली इनर चेन था, ये ट्राइपोडल होता है, ये ट्राइपोडल होता है ना। तो इसको याद करना है, ये दोनों का आपस में लिंकेज आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, सॉरी लिगेंड आइसोमेरिज्म पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी पूछी जाती है, चारों के हैं वही। ठीक है, दोनों एक दूसरे का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे दोनों का सेम है। ठीक है, बस क्या है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री थे, और 3 1 डिग्री है, 3 1 डिग्री और 1 3 डिग्री, यही है। और यहाँ पे 2 1 डिग्री और 2 2 डिग्री, यही थे। ठीक है बच्चा, तो बस इतना फर्क आया है, तो ये आप देख लेना एक बार, है ना। नेक्स्ट, हेक्साडेंटेट। पेंटाडेंटेट में क्या है, टेट्राइन, टेट्राइन मतलब टेट्रा इथाइलिन पेंटामीन, वो लगा सकते थे, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट में एक आता है EDTA, खूब सुना बड़ा नाम है। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेट ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये 1 डोनर, 2 डोनर, 3 डोनर, 4 डोनर, हाँ कि ना, 4 ऑक्सीजन हो गए, ये 5वां डोनर, ये 6ठा डोनर, ये ऐसे 6 के 6 डोनर मैंने लगा दिए, जिसमें से 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है, वेरी सिंपल। तो ये जाके 6 के 6 जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसी की तरह ETTA की तरह होता है एक CDTA, जैसे इथाइलिन था यहाँ पे अगर ये लगा देते तो इथाइलिन था, उसके साथ अगर मैं साइक्लोहेक्सेन चेन बना दूं तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। इसको बोलते हैं ट्रांस साइक्लोहेक्सेन 1 2 डबल डाइमीन टेट्राएसिडेट, वही है, यही है। ठीक, अगर ये ऐसे है, जरा ध्यान देखो N, तो ये EDTA है। अगर अगर यहीं पे अगर यहीं पे मैं इसको रिंग बना देता हूं तो ये CDTA हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, वेरी सिंपल,
है ना। चलो नेक्स्ट। अब मेरे लिगेंड्स की मतलब लिगेंड्स जो मुझे पढ़ाने थे वो खत्म हो गए। बहुत बोरिंग पार्ट होता है, आई नो, मुझे मुझे खुद को बहुत बोरिंग लगता है। बस बात ये है कि ये आने भी चाहिए। अगर ये आते नहीं है तो हम पेपर में अप्लाई नहीं कर पाते इन सब चीजों को, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की। अब जो बात हम लोग करेंगे वो हम करेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, बेसिकली फ्लेक्सिबल डेंसिटी। फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी हम जो उसको चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक, मतलब ये देखो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है बहुत बड़ा, ऑक्सीजन आयंस का। तो आप डिफरेंट एग्जांपल देखो, यही कार्बोनेट जो है यहाँ डाइडेंटेट का काम कर रहा है। ये ईटा टू अभी भूल जाओ, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये डाइडेंटेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? डाइडेंटेट का। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा मोनोडेंटेट का काम कर रहा है। ये सीओ, ये यहाँ पे 3 गलत लिख दिया, यहाँ 3 गलत। तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेट का काम कर रहा है। तो जनरली कार्बोनेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये मेटल के साथ ऐसे जुड़ता है ना। ये मेटल के साथ ऐसे जुड़ता है और ये कितने मेंबर रिंग होगी जरा देखो, 4 मेंबर रिंग, है ना। तो यहाँ पे होती है स्ट्रेट। ठीक, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, पर स्ट्रेट। तो जनरली जब मेटल लार्ज होता है तो ये रिंग फॉर्म, ये 4 मेंबर कैन फॉर्म। तो ये बाइडेंटेट का काम कर सकता है। अदरवाइज 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 दिक्कत होती है जनरली। बाकी करता है कई, बाकी सब अगर थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स फॉलो करें तो बहुत सारी चीजें होती है फैक्टर्स। बट जनरल एक चीज जो आप देख सकते हो कि जनरली मेटल बड़ा हो, लार्ज, एफ ब्लॉक वाला ले लूं मैं, तो ये जनरली उनके साथ बाइडेंटेट का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम में देख लेना बाइडेंटेट, यहाँ यूरेनियम में बाइडेंटेट, भले ये वाला था, इस यूरेनियम में नाइट्रेट बाइडेंटेट का काम कर रहा है। तो ये सब बाइडेंटेट का काम करते हैं। मतलब सीरियम के साथ जो नाइट्रेट है वो बाइडेंटेट का काम करता है ना। तो ये सब बाइडेंटेट का काम करते हैं, ठीक है। अगर एफ ब्लॉक के साथ जनरली जोड़ा जाएगा तो बड़े एटम्स के साथ, कई बार अपने छोटे के साथ भी कर देते हैं। उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स फैक्टर्स होते हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि 4 मेंबर रिंग जो होती है थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, उसको सेटिस्फाई कर, ये देखो ये जो 4 मेंबर रिंग है ना, उसको स्टेबलाइज तभी होगा जब जनरली एफ ब्लॉक का होता है। यहाँ पे हो जाता है वो, ठीक है। वो रीजन और है, वो बाद में बात करेंगे। एक चीज और इन्होंने दिखा रखी है, ब्रिजिंग। ये ब्रिजिंग का काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहा है। पर क्या ये बाइडेंटेट का काम कर रहा है? नो, इट इज नॉट बाइडेंटेट। क्यों बाइडेंटेट क्यों नहीं है? क्यों बाइडेंटेट नहीं है? क्योंकि इस मेटल के साथ ये कितने कितने एटम के साथ जुड़ा है? एक। तो ये मोनोडेंटेट। इस मेटल के साथ ये कितने एटम के साथ जुड़ा है? एक। तो यहाँ भी मोनोडेंटेट। तो ब्रिजिंग का काम तो करा, ब्रिजिंग हर कोई काम करेगा, ब्रिजिंग तो भूल जाओ, ब्रिजिंग तो सब करेंगे। बस मोनोडेंटेट का काम करेगा ऐसे, तो बाइडेंटेट का काम ऐसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वही बाइडेंटेट, वो सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है, वो आप देख लो, ठीक। ईडीटीए, ईडीटीए बहुत ही खतरनाक चीज है। ईडीटीए का जो H4 ईडीटीए, अगर सीट मतलब जो एसीटेटो वाला कॉन्सेप्ट था, अगर वो 4 H जुड़े होंगे वहां पे, वो नहीं निकलेंगे, तो वो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है, ठीक। तो जो ईडीटीए है वो हेक्साडेंटेट का काम भी कर सकता है, पेंटाडेंटेट का भी, टेट्राडेंटेट का भी, डाइडेंटेट का भी। एग्जाम्पल्स मैंने ये दे रखे हैं, ठीक। मेनली मेनली डेंटिसिटी जो होती है यहाँ पे जो डेंटिसिटी होती है इज अ फंक्शन ऑफ पीएच मेनली, ठीक। पीएच पे डिपेंड करता है कि आपकी ईडीटीए का डेंसिटी कितना होना चाहिए, ठीक। बाकी मेटल पे भी डिपेंड करता है, वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाई दिए हैं कि वो कैसे और क्या क्या कर रहा है, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट। अब ये मैंने थर्ड जो एग्जांपल लिया, मैंने डाइएन का लिया। डाइएन मतलब डाइथिलाइन ट्राइअमीन, तो टेट्राडेंटेट हो सकता है। तो ये देखो यहाँ पे तो ट्राइडेंटेट है, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? बाइडेंटेट की तरह काम कर रहा है ना। फिर हम लोगों ने ट्राइएन का भी एग्जांपल लिया। ट्राइएन मतलब ट्राइथाइलिन टेट्रामीन, वहां पे आप देखो ये यहाँ पे तो टेट्राडेंटेट का काम कर रहा है, यहाँ ट्राइडेंटेट का काम कर रहा है। तो इनके कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं? कोई नहीं पूछेगा। वो जो पूछेगा वो मैं बाद में कराऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में, वो जो पूछेगा वो मैं बाद में कराऊंगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में। अभी मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होते क्या है। फ्लेक्सीडेंटेट जो अपनी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, चार चार का है तो कम भी कर सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, ठीक। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट की बहुत गजब बात है। Ligands having more than one binding site may use different sets of binding sites in different cases, but all the binding sites generally cannot operate simultaneously to coordinate a particular metal center. Such ligands are described as ambidentate ligand. पता होगा, ये लिख लेना डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लेना।
एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रोड्यूस लिंकेज आइसोमेरिज्म, हमेशा याद रखना, एम्बिडेंटेड लिगेंड हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो मैं अभी एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वही है ये NO2 माइनस है, जब अब इसके पास दो डोनर एटम है, NO2 माइनस का अगर मैं बात NO2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो ये है, तो एक डोनर, एक ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, पर एक साथ दोनों नहीं हो सकते, एक साथ दोनों नहीं हो सकते क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगी बहुत ही अनस्टेबल, इसीलिए बाइडेंटेट का काम करेगा नहीं। पर कभी कभी वो N से जुड़ सकता है, कभी कभी वो O से जुड़ सकता है। तो जब वो दोनों, और जब वो N और O को आपस में रिलेट करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा दोनों का, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इसीलिए ये लोग जो हैं हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म जनरेट करते हैं? लिंकेज। तो N और O, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? तो नाइट्रोजन ने यहाँ पे मेटल के साथ बाइंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड है, तो इस तरह ये लोग एम्बिडेंटेट कहलाते हैं। मतलब मैंने जो अब डेफिनेशन लिखी थी, अब आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। बेसिकली उसके पास एक से ज्यादा बाइंडिंग साइट होती है, पर कभी भी वो दोनों की दोनों सारी की सारी एक साथ यूटिलाइज नहीं करेगा, ये इसकी कंडीशन है, वरना वो बाइडेंटेट बन जाएगा। अगर वो सारी की सारी एक साथ यूटिलाइज करता है तो फ्लेक्सिडेंटेट कैरेक्टर में चला जाएगा, कभी 2 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है। पर अभी जो बात करनी है एम्बिडेंटेट में कि दोनों है उसके पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, पर एक बार में या तो नाइट्रोजन से होगा या तो ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का। ठीक है, तो वही बात हो रही है। तो यहाँ पे साइनाइड कभी कार्बन से, कभी नाइट्रोजन से, सल्फर से SCN माइनस कभी सल्फर से, कभी नाइट्रोजन से, एम्बिडेंटेट SeCN माइनस कभी सेलेनियम से, कभी नाइट्रोजन से, OCNO माइनस कभी ऑक्सीजन से, कभी नाइट्रोजन से, H2O माइनस कभी सल्फर से, कभी ऑक्सीजन से, अगर H2O2 माइनस कभी ऑक्सीजन से, कभी सल्फर से, है ना। दोनों बाइडेंटेट है, दोनों बाइडेंटेट है, दोनों बाइडेंटेट है, पर कभी ऑक्सीजन से बाइंड हो जा रहा है, कभी किससे बाइंड हो जा रहा है? सल्फर से हो जा रहा है। ये किस पे डिपेंड करती है? ये सब चीजें, ये सब चीजें डिपेंड करती है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कैरेक्टर पे, ये सब चीजें डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, ये सब चीजें डिपेंड करती है पीएच ऑफ द सोल्यूशन पे, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं और भी सिम्बायोसिस पे, एंटी सिम्बायोसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। तो वो हमें अभी बात नहीं करनी, वो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में बात करनी है। पर अभी जो मतलब हमें समझना है एम्बिडेंटेट लिगेंड होता क्या है। R2SO माइनस कभी ऑक्सीजन से, कभी सल्फर से, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब वो है। तो बस मेन बात जो ये है वो यही है बच्चा कि दो एटम है, एटलीस्ट दो एटम है, दोनों एटम में से एक एटम, मतलब दोनों एक साथ नहीं यूटिलाइज हो सकते, और दोनों में से एक एटम एक बार में बॉन्ड कर रहा है, वो कहलाता है एम्बिडेंटेट। ब्रिजिंग लिगेंड्स, जो ब्रिजिंग करे उसे बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक, अब हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं थोड़े से। अब एग्जांपल्स में आपको सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने बोला था वहां पे कि मैं आपको बताऊंगा केलेटिंग लिगेंड। केलेटिंग लिगेंड कौन से थे? जो केलेशन भी कर सके, जो केलेशन भी कर सके, प्लस केलेशन के साथ साथ और क्या कर सकते हैं? वो ब्रिजिंग भी कर सकते हैं। केलेशन के साथ साथ ब्रिजिंग भी कर सकते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड वो केलेशन नहीं कर सकते, वो केलेशन नहीं कर सकते। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बेसिकली ये तो हमें पता ही है क्यों कर सकते हैं, ये तो वो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि केलेशन क्यों नहीं कर सकते। तो आप अगर पहले वाला अपना पायराजीन देख, बाइपेरिडाइल ये वाला देखें, 4,4 डैश बाइपेरिडाइल देखें, 4,4 डैश, तो अगर ये नॉर्थ में है तो ये साउथ में है ना। अगर ये नॉर्थ में तो साउथ में, तो दोनों के लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मुझे मेटल से बाइंड कराना है तो दोनों को ऐसे लेने पड़ रहा है, वो मेटल से बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि लोन पेयर का ओरिएंटेशन ही नहीं है उस तरफ, लोन पेयर का ओरिएंटेशन ही नहीं है कि वो केलेशन कर पाए। ठीक, सिमिलरली इसका भी लोन पेयर इधर नॉर्थ में, इधर साउथ में, हाँ कि ना। तो ये कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। इनका भी लोन पेयर अगर आप देखोगे तो वो ऐसे नॉर्थ साउथ में, तो ये कभी भी केलेशन नहीं कर सकते। आप अगर पायराजीन उठा लो तो यहाँ पे भी इसका लोन पेयर जो है वो कभी भी बाइडेंटेट का काम नहीं कर पाएगा, कभी भी केलेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा जल्दी बताओ? क्योंकि जो लोन पेयर है वो नॉर्थ साउथ में है, हाँ कि ना, नॉर्थ और साउथ में है। ठीक है, पर इनके जो लोन पेयर है अगर आप देखो तो ये बड़े आराम से, ले भाई मेटल आया झट बाउंड कर गया, लोन पेयर मेटल है, ओरिएंटेशन है भाई, ओरिएंटेशन केलेशन कर सकता है, पर ये सारे के सारे लिगेंड केलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख लेना ये कौन कौन से लिगेंड है जो केलेशन नहीं कर सकते और कौन कौन से कर सकते हैं। एक लिगेंड और था इनका जो केलेशन नहीं कर सकता, वो है NH2NH2। ये नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग बनेगी, है ना, अनस्टेबल होगी, ये नहीं बनती, तो ये भी केलेशन नहीं कर सकता। तो इसमें ब्रिजिंग, ये ब्रिजिंग कर सकता है, हाँ ब्रिजिंग कर सकता है, ये मेटल के साथ ये जुड़ जाए, NH2 मेटल के साथ ये जुड़ जाए, हाँ ब्रिजिंग कर सकता है। तो इसको, इसमें एक और एग्जांपल आप जोड़ सकते हो NH2NH2 का, जो केलेशन नहीं कर सकता पर ब्रिजिंग कर सकता है, केलेशन नहीं कर सकता पर ब्रिजिंग कर सकता है। ठीक है बच्चा, हाँ। दिस इज माय लास्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल जो है वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा बहुत सारी चीजों को लेके। तो हिस्टिडीन, हिस्टिडीन
आपको ये देखना है क्या ये एम्बिडेंटेट है, फ्लेक्सीडेंटेट है, क्या ये दोनों है, कौन कौन सा रिलेशन एम्बिडेंटेट रिलेशन को बताता है, कौन कौन सा रिलेशन फ्लेक्सीडेंटेट रिलेशन को बताता है। तो आपको पता है ये 3 डोनर एटम हो सकते हैं इसमें, ये तो हो नहीं सकते, तो ट्राइडेंटेट है, तो ट्राइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है। और कई सिचुएशंस में आप ये देखोगे यहाँ पे तो ये ट्राइडेंटेट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये बाइडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है, मतलब 3 में से कोई 2 जुड़े, हाँ कि ना, पहली बात। ठीक, तो ये फ्लेक्सीडेंटेट तो हो ही गया बच्चा। तो ये रिलेशन और इन तीनों के बीच का रिलेशन दिखाता है कि ये फ्लेक्सीडेंटेट हो गया, ये फ्लेक्सीडेंटेट हो गया, हाँ कि ना। अब बात आती क्या ये एम्बिडेंटेट है, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो एम्बिडेंटेट का हो गया, इन दोनों में जो रिलेशन है वो भी एम्बिडेंटेट का हो गया। वेरी गुड, तो ये सब एम्बिडेंटेट के रिलेशन हो गए। अब मुझे कोई ये बताए, अब मुझे कोई ये बताए कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। दोनों तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, पर क्या ये लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करेंगे। ये NH2 और ये NH2 इक्वल नहीं है, ये इमाइन का NH2 है और ये अमाइन का NH2, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक, तो डेफिनेशन में जो है वो ये है एम्बिडेंटेट की कि नॉन इक्विवेलेंट साइट, सॉरी मतलब नॉन इक्विवेलेंट साइट जब हो, नॉन इक्विवेलेंट बेसिकली 2 या 2 से अलग तरीके के, इक्विवेलेंस होता है यहाँ पे। नाइट्रोजन एटम सेम होने से वो इक्विवेलेंट नहीं हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज वो, ये जैसे इमाइन है ये अमाइन है, दोनों अमाइन होते, दोनों एक तरह के होते तो अलग बात थी, दोनों 2 डिग्री, दोनों 1 डिग्री होते तो अलग है, यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री होता तो वो भी अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको जोड़ोगे तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलना ही मिलना है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ये दोनों नाइट्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो भी एम्बिडेंटेट का ही रिलेशन है। क्यों एम्बिडेंटेट का रिलेशन है जल्दी बताओ? क्यों? क्योंकि ये इमाइन का है ना, ये अमाइन का है ना। हर वो लिगेंड जो लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा वो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, सिंपल सा फंडा। हर वो लिगेंड जो लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा वो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, हाँ कि ना। तो ये दो रिलेशन है, ये भी एम्बिडेंटेट का रिलेशन है, भले नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों सेम है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि दोनों नाइट्रोजन अलग हैं क्योंकि दोनों लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करेंगे, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ठीक, तो ट्राइडेंटेट का बाइडेंटेट से क्या रिलेशन? फ्लेक्सीडेंटेट हो गया। और बाइडेंटेट का आपस में क्या रिलेशन? एम्बिडेंटेट हो गया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जुड़ रहा था, अब वो नॉन इक्विवेलेंट साइड्स जुड़ रही हैं। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए बच्चा इतना ही। अब हम लोग लिगेंड्स के बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है, ब्रिजिंग क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, केलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी बहुत गजब गजब चैप्टर्स लेकर आऊंगा, पूरा कोऑर्डिनेशन यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चा, और बहुत सारे टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो जल्दी से, और याद रखें कोई भी IIT एग्जाम को भले 12 महीने या 24 महीने का कोर्स या कोई भी अनअकैडमी का कोर्स लेते वक्त अमित अस कोड जरूर यूज करें। क्यों? बिकॉज इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। थैंक यू वेरी मच।